नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। जो पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज हम देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड कि क्या रही है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की, क्या इतिहास रहा है, और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1919, भारतीय परिषद एक्ट 1909। तो बात की जाए भारतीय एक्ट 1861 की, तो भारतीय एक्ट 1861 के द्वारा जो आधुनिक प्रांतीय विधानमंडल है उनकी नींव पड़ी थी। यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि स्वीकार किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? ऑप्शन है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बात की जाए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, तो 1784 के अंदर जो है भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे पहले अल्पकालीन पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 में 86 का जो संशोधन हुआ था, संशोधन एक्ट, तथा 1793 में चार्टर एक्ट आए थे। तो जो है बात की जाए इसकी, तो यह है सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रकाशित की गई अलगाववाद प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बात की जाए भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की, 1919 की जो है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववाद प्रथा का इसमें विशिष्ट लक्षण मिलता है। तो वर्ष 1919 के भारत परिषद अधिनियम जो कि माल मिंटो सुधार के नाम से जो जाना जाता है इसे, द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर विस्तारित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य निम्न थे। ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के चयनित। तो बात की जाए अगर भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की, तो वो थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों से जो कि विधानसभाओं के सदस्य तथा अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बात की जाए अगर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जो कि जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है हमारे पास श्री सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बात की जाए अगर संविधान सभा की अधिवेशन की, तो संविधान सभा के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्होंने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो आयोजित हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अस्थायी सभापति बनाया गया था इन्हें, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए बी आर अम्बेडकर की, तो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के ये अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा जो कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष के रूप में जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। तो इस समिति के अध्यक्ष सहित जो कि कुल 7 सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? तो जैसे हमने पहले बात की थी कि जो इस समिति में अध्यक्ष सहित जो है कुल 7 सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार निम्न थे। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए एम सी सीतलवाड़, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू और बी एन राव। तो अगर बात की जाए संवैधानिक सलाहकार की, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी एन राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एन राव। संविधान निर्मात्री सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। इन्होंने जो है 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधान मंडलों एवं केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भी भेजी थी, और प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ बात की गई है 11 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अंदर जो स्थायी अध्यक्ष है उसे किसे चुना गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है जो है स्थायी सदस्य के रूप में जो कि चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय सभा के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया था। लेकिन बाद में जो है सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी जो है अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया था। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 13 समिति, 14 समिति, 16 और 17। अगर बात की जाए संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए जो है 17 समितियों का गठन किया गया था। तो 17 समितियां जो है अलग अलग समितियां थी, जिसके अंदर कई सारी रियासतें समझौता कर्मी समिति थी, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, असम के बाहर की अलग समिति थी, उत्तरी पूर्व सीमा समिति अलग थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा समिति अलग थी, संघ की शक्ति की से संबंधित जो है अलग थी,
और परामर्श समिति हो गई, भाषीय प्रांतों से संबंधित हो गई, उच्चतम न्यायालयों से संबंधित हो गई। इसके अलावा संविधान प्रारूप परीक्षण समिति हो गई, संघीय संविधान से संबंधित हो गई, राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड हो गई, और मुख्य आयुक्तों के प्रांत से संबंधित हो गई। इसके अलावा वित्तीय प्रावधानों से जो है वित्तीय प्रावधान से रिलेटेड जो है अलग अलग समितियाँ थी। तो इस प्रकार जो है ये कुल मिलाकर 17 समितियाँ थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे पास साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता एवं भारतीय जीवन में बदलाव। तो बात की जाए अगर प्रजातंत्र की जड़ों की, तो प्रजातंत्र की जड़ें हैं जो कि आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा है, इसको जो है इसकी जड़ों को नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आतंकवाद एवं विद्रोह। लेकिन इसकी जड़ों को समाप्त जो है बिल्कुल नहीं किया जा सकता, जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत जो है एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आतंकवाद एवं विद्रोह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन है हमारे पास बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर व लचीला। तो बात की जाए अगर भारत के संविधान की, तो हमारे भारत का जो संविधान है अगर देखा जाए तो यह है इसे कठोर भी कह सकते हैं और लचीला भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों प्रकार के गुण हैं, क्योंकि भारत के संविधान में नम्यता और अनम्यता यानी कि कठोरता और नम्रता दोनों ही विद्यमान है। और यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। काफ़ी सारी जो प्रावधान है उनको जो है इजीली जो संसद में बिल पास करके इनको संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनको विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है उनको उनमें बदलाव करने के लिए। जैसे अगर बात की जाए जो अगर प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो है उसे कहा गया है कि इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है, पर अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये भी बात कही गई है कि इसके जो है कुछ जो है विशेष प्रकार के प्रावधानों को लाकर यहाँ पर इसके अंदर भी बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है बहुत कठोर भी है और बहुत लचीला भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर एवं लचीला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, और राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो अगर बात की जाए गणतंत्र की, तो गणतंत्र से तात्पर्य है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित हो। यथा भारत के प्रमुख जो कि राष्ट्रपति हैं का पद भी जो है निर्वाचन पर आधारित है, जबकि अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का जो है पद है वो है एक वंशानुगत, यानी कि वहाँ पर जो है एक वंश चला आ रहा है और वहाँ पर वही एक तरीके से शासन करता है। तो हमारी जो गणतंत्र की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर राज्य पर जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। ऑप्शन है हमारे पास जहाँ सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है। अगर धर्मनिरपेक्ष की बात की जाए तो उसका कोई राज्य उसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष की जो है डिफाइन करता है कि उनका जो हमारा कोई भारत का संविधान है उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष है जिसको बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, 487 सदस्य। तो अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन प्लान की, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर
300 निवासी सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई जो है 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए थे, और जिसके अंदर जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। और इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि जो प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इसका चुनाव किया गया था। तो और इस चुनाव में कुल जो है 389 सदस्यों को, जो कि संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 389 सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है का वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, विश्व पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का रहना, उपयुक्त सभी। तो बात की जाए अगर वेवेल योजना की, तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय जो कि लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए एक सम्मेलन में वायसराय काउंसिल के भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया था, और कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेद के कारण जो है वेवेल योजना है वो असफल रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है सहमति न हो पाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू किया गया था। तो अगर बात की जाए भारत के संविधान की, तो हमारा भारत का संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानता है। ऑप्शन है हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और साम्यवादी दल। तो अगर बात की जाए साम्यवादी दल की, तो साम्यवादी दल है जो कि भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो अगर बात की जाए भारत के संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन साम्यवादी दल, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑप्शन डी है हिंदू महासभा। तो अगर बात की जाए संविधान के निर्माण के लिए, तो जो है हिंदू महासभा है जो कि संविधान के निर्माण में जो है ये दल बिल्कुल शामिल नहीं था। अगर बात की जाए साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे, और वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हंतारहन मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा के अंदर शामिल हुए थे। लेकिन बात की जाए अगर हिंदू महासभा की, तो उनका कोई भी सदस्य जो कि संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दल संविधान सभा से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन है हमारे पास अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगर बात की जाए हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा जो कि भारतीय संविधान से संबंध नहीं रखता था, क्योंकि ये है तो पिछले क्वेश्चन में बात की तो इन्होंने जो है भारतीय जो संविधान सभा हुई थी, संविधान के निर्माण की सभा हुई थी, तो उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे भारत के इतिहास से जो है जुड़े हुए हैं, और ये जो वनडे एग्ज़ाम्स के अंदर है जो कि हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सारे नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।